नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव धांधली केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा और बहुत ही सख्त फैसला लिया और 30 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजों को रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया। यही उस दिन चुनाव हारे थे, यानी कुलदीप कुमार ही अब चंडीगढ़ के नए महापौर होंगे, मेयर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि वो लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा और आज सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही एक कदम उठाया है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मतपत्रों और वोटिंग के वीडियो को कोर्ट में मंगाया था। कोर्ट रूम के बाहर दिख रहे ये वही बैलेट पेपर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनका आज बहुत करीबी से मुआयना किया और उन्हें सबको भी दिखाया। ये सब कुछ कोर्ट में चला और ये सब कुछ लाइव वेबकास्ट हो रहा था। इसी आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर आज फिर गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए। ये सवाल उस वीडियो से और भी गहरे हुए जिसे आज 20 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया और सबको दिखाया गया। यानी उस दिन जब वोटिंग हो रही थी, इस वीडियो को जिस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ, यही वीडियो कोर्ट में भी देखा गया और सब ने एक साथ मिलकर देखा। इस वीडियो में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह कुछ मतपत्रों पर निशान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार सीसीटीवी की तरफ भी देखते रहते हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह से पूछा था कि वो सीसीटीवी क्यों देख रहे थे, तो अनिल मसीह का जवाब था कि सब लोग सीसीटीवी बार बार बोल रहे थे तो उनकी आवाज़ें सुनकर उधर मैं देखने लगा था। सुप्रीम कोर्ट का आज साफ मानना था कि 8 मतपत्रों में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने गैर कानूनी तरीके से कुछ निशान लगाए थे। वीडियो को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के वकील मुकुल रोहतगी से कुछ कड़े सवाल पूछे। वो बैलेट पेपर पर टिक मार्क क्यों लगा रहे थे? इस पर अनिल मसीह के वकील मुकुल रोहतगी, जो कि देश के बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा कि उनका आकलन था कि कुछ बैलेट पेपर अवैध थे, वो चोर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह काल्पनिक आकलन था। मुकुल रोहतगी ने फिर कहा कि कुछ बैलेट पेपर खराब हो चुके थे, इसीलिए उन्हें खारिज किया गया, लेकिन इस वजह से अफसर को चोर नहीं कहा जा सकता। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह सफाई ठीक नहीं लगती कि जो मतपत्र खराब हुए उन पर उन्होंने निशानी बनाई। हंगामा वहां चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद हुआ था। इसी दौरान याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर से मतपत्रों की गिनती की मांग की। उन्होंने कहा कि दूसरा पक्ष फिर से चुनाव करवाना चाहता है क्योंकि वो उस समय का लाभ लेना चाहता है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह द्वारा अवैध घोषित किए 8 बैलेट पेपर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 8 बैलेट पेपर डिफेस नहीं किए गए थे, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कहा था कि उन्होंने डिफेस किया गया था, इसीलिए वो उन डिफेस मतपत्रों पर निशान लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 8 वोट दूसरे उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में गिरे थे और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया वो गैर कानूनी है। अदालत ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस तरह के हथकंडों से नष्ट ना हो। अदालत को असाधारण परिस्थितियों में बुनियादी लोकतांत्रिक जनादेश सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। यह भी कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कोर्ट में गलत बयानी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 बैलेट पेपर के आधार पर कुलदीप कुमार को चुनावों में विजेता घोषित कर दिया, यानी कुलदीप कुमार अब चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए। कोर्ट बहुत आगे तक गई, उसने खुद काउंटिंग की। आज सारे बैलेट जजेस ने खुद देखे, उनके सामने बैलेट 8 बैलेट जो इनवैलिड डिक्लेयर किए गए थे उनको जजेस ने खुद देखा। उन्होंने देखा कि पूरी तरह से वो प्रॉपर बैलेट हैं, वो सारे वोट पिटिशनर कुलदीप कुमार के लिए पड़े थे और उस पर वीडियो भी देखा कि किस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उन पर मार्क लगाया पहले और फिर अपने मार्क के ही तहत उसको फिर डिस्क्वालीफाई इनवैलिडेट कर दिया। तो ये आज जो वोट, ये इलेक्शन का रिजल्ट ही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया। तो उसमें एक फाइंडिंग है कि अब कुलदीप कुमार पिटिशनर मेयर हैं चंडीगढ़ के। ये अपने आप में बहुत ही अनोखा और बहुत ही बड़ा फैसला था। पहली बार कोर्ट के भीतर मतगणना हुई, यानी जजों ने खुद रिटर्निंग ऑफिसर का काम किया और फैसला भी कोर्ट के भीतर से, सुप्रीम कोर्ट के भीतर से सुनाया गया। आज तक मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी इतना बड़ा अहम काम सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने किया, वरना
फैसले तो रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग के द्वारा घोषित किए जाते हैं, लेकिन ये काम आज सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने, जिसकी लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने खुद किया। कोर्ट ने फैसले में सभी मतपत्रों को सील कर हाई कोर्ट को दोबारा सौंपने के निर्देश भी दिए और गड़बड़ी करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर भी शिकंजा कस दिया। मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, क्यों ना उनके खिलाफ गलत बयानी का मामला दर्ज कर मुकदमा चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के दौरान ये भी कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने किया है वो गैरकानूनी था। कोई भी जो 8 बैलेट पत्र थे वो पार्षदों के द्वारा डिफेस यानी खराब नहीं किए गए थे और ये 8 जो बैलेट थे वो कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रजिस्ट्रार को कहा है कि अनिल मसीह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। सीआरपीसी 340 के तहत गलत बयानी करने के लिए, अवमानना के लिए उनको नोटिस जारी किया जाए, कारण बताओ नोटिस किया जाए कि क्यों ना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया जाए। तो सुना आपने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। क्रिमिनल मामला सीआरपीसी के धारा 340 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है। आज जब ये सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा था तो अनिल मसीह कोर्ट में मौजूद थे, कल भी मौजूद थे और सरेआम उनको आज फटकार लगी है, डांट लगी है। बता दें आपको, अनिल मसीह भारतीय जनता पार्टी के जिले की जो अल्पसंख्यक इकाई है उसके सदस्य भी रह चुके हैं। क्या कहना है बीजेपी का इस पूरे फैसला आने के बाद, क्योंकि बीजेपी ने जब ये चुनाव जीता था अब से 15-20 दिन पहले, तब बहुत बड़ी बात की थी कि इंडिया अलायंस को हमने हरा दिया है, आप और कांग्रेस के अलायंस को हरा दिया है। लेकिन आज जब ये फैसला आया जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, तो सुनते अब क्या कहना है रमेश बिधूड़ी को, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। कोर्ट का फैसला इन्वेस्टिगेशन के लिए है। इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी अगर कोर्ट ने माना है और कोर्ट को लगा है तो इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा जी। अभी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए, और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। दरअसल ये इंडिया गठबंधन की जीत से बड़ा तो अनिल मसीह की हार ज़्यादा है, जिस तरीके से वो इस पूरे मामले में को रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर अपने दायित्व को निभा रहे थे। इस पूरे मामले पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी। कुरैशी साहब, कल भी आप हमारे साथ जुड़े थे, उसके लिए कल भी आपने बहुत सी टिप्पणियां की, आज भी आप हमारे साथ हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, कल भी आपका रुख बहुत कड़ा था, जो कुछ किया रिटर्निंग ऑफिसर ने, आज फैसला आ गया है, लोकतंत्र के लिए कह सकते हैं कि लाज बची है। चुनाव प्रक्रिया के लिए इस फैसले को आप कितना अहम मानते हैं? ये बहुत ही अहम फैसला है और इसमें कई पहलू इसमें डील किए गए हैं। तो एक तो जो बेईमानी की गई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने या रिटर्निंग ऑफिसर व्हाटएवर ही इज कॉल्ड, तो उसने जो धांधली की थी और दादागिरी की थी कि सब कैमरा के सामने 8 बैलेट पेपर्स को इनवैलिड किया, कितनी बहादुरी से, इतनी ऑडेसिटी से, तो ये देखने की बात है। दूसरा इसमें इशू था
कि उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर जो भी उसका ओहदा है, मुझे नहीं अच्छी तरह मालूम, वो पॉलिटिशियन है, वो काउंसलर है, नॉमिनेटेड है तो और भी ग्रेटफुल है पार्टी का, और वही जज बना बैठा है, वो डिसाइड करेगा, वो रिटर्निंग अफसर है। हिंदुस्तान का दुनिया का बिगेस्ट इलेक्शन इंडिया में होता है, और सारे इलेक्शन लोकसभा विधानसभा उसमें 10 लाख पोलिंग स्टेशन होते हैं, 10 लाख प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, सारे रिटर्निंग ऑफिसर गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। यहाँ पे ये क्या रूल है, ये कहाँ से निकाल के लाए हैं कि वहां पे एक नेताजी बैठे हुए हैं अपनी ही पार्टी के लोगों को ये कर रहे हैं, और ब्लेटेंटली 8 बैलेट को इनवैलिड कर दिया, और फिर झूठ बोलता है, सुप्रीम कोर्ट में आके झूठ बोलता है कि जी जो खराब हुए हुए थे, धब्बे शब्बे लगे हुए थे उस पे मैंने तो सिर्फ उनको कैंसिल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया कि बुला के दिखाओ, देखा तो वो तो बिल्कुल ठीक साफ सुथरे थे, उसने उस पर कांटी जो लगाई थी स्पेशली 8 वोटों को इनवैलिड करने के लिए उसने कांटी लगाई। तो ऐसे जो क्रिमिनल एक्ट जिसने किया उसको एक्सपोज करना। और तीसरी चीज जो इसमें निकल के आई कि जो सारे सिस्टम की में एक बड़ी ज्यादती होती है कि चाहे ये कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते का नोटिस दिया। ये क्या मतलब है 3 हफ्ते के नोटिस का? सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनल ऑर्डर में उनको लताड़ा था। 3 हफ्ते में आप हॉर्स ट्रेडिंग का पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भैया जो खरीद फरोख्त है कर लो। कितनी बार गवर्नर ने 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते की डेट लगा दी कि साहब आप अपना सरकार गिर गई है, दूसरी सरकार आई है, 3 हफ्ते में अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। 3 हफ्ते में तो पूरी हिंदुस्तान बिक जाए। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा ठीक किया था, शायद कर्नाटक तक कहा था कि क्या 2 हफ्ते 3 हफ्ते का क्या मतलब है, 24 घंटे में करो। 24 घंटे में हुआ तो रिजल्ट दूसरा आ गया। तो तीसरी चीज जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखी कही कि ऑलरेडी डिफेक्शन तो हो गई थी, 3 लोग इधर के उधर भाग गए थे, रिजल्ट बदल रहा था। अब अगर ये डिसीजन लिया जाए कि चलो रीपोल करा दो, अब रीपोल करा तो डिफेक्शन हो चुकी है, मेजोरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो चुकी है, रिजल्ट ही दूसरा आता, तो इलेक्शन तो विशिएट हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ठीक डिसीजन लिया कि नहीं, वो वही जहां पे बेईमानी शुरू हुई वहीं से हम करेंगे। तो उन 8 बैलेट पेपर को दिखाओ भाई कि वो तो गलत रिजेक्ट किए थे कि ठीक, उनको गिनो, उनको गिना, रिजल्ट दूसरा आ गया जो जो होना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सूझबूझ और बहुत ही ब्रिलियंट फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा, बहुत ही ब्रिलियंट फैसला आप इसको बोल रहे हैं कुरैशी साहब। लेकिन मेरा अगला सवाल यही है, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे जो कि बीजेपी से एसोसिएटेड हैं, अनिल मसीह नाम है, उन पर गंभीर कार्रवाई सीआरपीसी की आर्टिकल धारा 340 के तहत कारण बताओ नोटिस किया गया है, मुकदमा करने की बात की गई है। क्या मेयर जैसे चुनाव में किसी पार्टी से जुड़े व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाना गलत नहीं है? ये किस नियम के तहत होता है? ये तो मैंने शुरू में ही कहा, ये तो सबसे पहली बात मैंने कही कि पार्टी के आदमी को रिटर्निंग अफसर बनाना है गलत है। मुझे ये बताया, मैंने बार बार में क्या पढ़ा था कि म्यूनिसिपल रूल्स में ये लिखा हुआ है। अगर रूल में लिखा हुआ है तो रूल बदलो। रूल बिल्कुल बेवकूफी के हैं, बिल्कुल ही इलीगल रूल्स हैं कि हाउ कैन दे बी ए पार्टीजन। देखिए पूरे इलेक्शन प्रोसेस में न्यूट्रलिटी इज द की थिंग। इनएफिशिएंसी, नालायकी, ये सब बर्दाश्त हो जाएगी। न्यूट्रलिटी पे डाउट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पे एक नॉन न्यूट्रल आदमी में पार्टी का ये आदमी, वो भी नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड तो एक जीत के आता है इलेक्शन, तो वो तो जनता से ग्रेटफुल होता है। एक नॉमिनेट होकर आता है वो सरकार के लिए ग्रेटफुल होता है कि सरकार आपने मुझको लगा दिया। तो उस ग्रेटफुल आदमी को आपने वह लगा दिया, तो वो अपना रिटर्न दे रहा है, तो साहब उसने इलेक्शन को मैनिपुलेट कर दिया। और ये आदमी तो इतना मक्कार और झूठा है कि 10 दिन पहले इसने अपनी बीमारी का बहाना किया, इलेक्शन पोस्टपोन कराया। क्या क्या खेल, ये एक दिन का खेल नहीं है, 10 दिन से खेल चल रहा था। तो इस आदमी के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है क्रिमिनल केस, सिर्फ कंटेम्प्ट का ही केस नहीं होना चाहिए कि इसने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। इसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के साथ फ्रॉड किया, इसके ऊपर फ्रॉड का केस भी चलना चाहिए। इसके ऊपर हर क्रिमिनल लॉ जो अप्लाई हो सकता है वो इसके ऊपर लागू करना चाहिए। कि ये सब दुनिया को बेवकूफ बनाता है, वो दुनिया को बेवकूफ समझता है। तो और ऐसे ब्लेटेंटली के साथ मैं इलेक्शन वो कर दूंगा, और ऑलमोस्ट ही पुल्ड इट ऑफ, कर ही डाला था उसने। अगर सुप्रीम कोर्ट ना आती, ये थोड़ा इसमें इतनी अलर्टनेस और इतनी इंटेलिजेंस ना दिखाती, तो उसने तो अपना काम अपना खेल कर डाला था। तो ये जो अंडू हुआ, ये बहुत ही
जरूरी था इलेक्शन प्रोसेस के लिए, क्योंकि लेटली इस किस्म की हरकतें बीच बीच में जो दिखाई देती हैं उससे लोगों का फेथ इलेक्टोरल प्रोसेस से टूट जाता है। और अगर लोगों का विश्वास निकल जाए इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन प्रोसेस से, तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होगी वो। जी कुरैशी साहब, इन तमाम टिप्पणियों के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जैसे कि कहते हैं ना कि मैच में एम्पायर न्यूट्रल होना चाहिए, और उसी बात को आप अंडरलाइन भी कर रहे थे कि न्यूट्रल एम्पायर था नहीं। एम्पायर जो था वो एक पक्ष से मिल गया, और वही हुआ। मसीह साहब ने वही किया, अपनी पार्टी के लोगों को जिता दिया, अपनी पार्टी का मेयर बना दिया। और फिर जब मामला कोर्ट में गया, यानी न्यूट्रल, असली न्यूट्रल एम्पायर के पास गया, तो उन्होंने सब कुछ पलट के रख दिया, और अब पार्टी की किरकिरी हो रही है। और अब बात पश्चिम बंगाल के चुनावों के, उत्तरी पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। और यहाँ पर मामला, अगर चंडीगढ़ में बीजेपी को मुंह की लगी है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी को मुंह की खानी पड़ी है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके की, जहां तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों में यौन शोषण, जमीन हड़पने और जबरन पैसा ऐंठने जैसे आरोप हैं। संदेश खाली के पूरे मामले के केंद्र में एक स्थानीय दबंग शेख शाहजहां है। शेख शाहजहां पीडीएस घोटाले में आरोपी है, और 5 जनवरी को जब ईडी की टीम ने जांच के लिए उसके घर पहुंची थी, दबिश की थी, तो ईडी की टीम पर स्थानीय लोगों ने, जिन्हें शेख शाहजहां का समर्थक बताया गया, उन्होंने उस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद से शेख शाहजहां 5 जनवरी से फरार है, लापता है, भगौड़ा है। 1.5 महीने से पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। इस मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार से बेहद सख्त सवाल किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि शेख शाहजहां आखिर है कहां? शेख शाहजहां ऐसे फरार नहीं रह सकता। कोई एक शख्स सबको ठेंगे पर नहीं रख सकता है। शेख शाहजहां को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? सीधे सीधे कोर्ट ने पूछा। आरोपों के बाद से ही वो फरार है। आप लोगों को तंग ना करें, उन्हें बोलने दें, यह भी कोर्ट की टिप्पणी थी। साफ है, हाईकोर्ट का इशारा संदेश खाली के उन आम लोगों की तकलीफ को लेकर है, जिन्होंने शेख शाहजहां पर ईडी की कार्रवाई के बाद से अपनी तकलीफ बतानी शुरू कर दी है कि कैसे शेख शाहजहां और उसके लोग स्थानीय लोगों पर दबाव बनाते थे, उनके साथ गुंडागर्दी करते थे। इनमें कई स्थानीय महिलाएं हैं जिन्होंने शाहजहां शेख और उसके लोगों पर कई साल से यौन शोषण करने, अपने परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने, जमीन हड़प लेने और पैसा ऐंठने के आरोप भी लगाए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस इलाके में शाहजहां शेख की तूती बोलती थी और कोई उसके खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता था। मीडिया में यह सब सामने आने के बाद से इस इलाके में शेख शाहजहां के खिलाफ कई प्रदर्शन भी हुए हैं। उस पर कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है और राज्य सरकार पर उसके खिलाफ नरमी बरते जाने के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल की विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार को घेरने में लगातार जुटी हैं, दबाव बना के रखा हुआ है। आज बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी और सीपीएम की नेता वृंदा करात संदेश खाली के दौरे पर गए। हालांकि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जब संदेश खाली जाने के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में धामकली फेरी घाट पर रोका गया। प्रशासन ने यहां पर फिर धारा 144 लगा दी थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में एक डिवीजन बेंच ने शुभेंदु अधिकारी को सुरक्षा के साथ संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी। पुलिस को उन्हें जाने देना पड़ा। स्थानीय महिलाओं ने शुभेंदु अधिकारी का वहां पर स्वागत किया और उन्हें अपनी तकलीफें बताई। इसी तरह सीपीएम नेता वृंदा करात को भी पहले पुलिस ने रोक दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें भी पुलिस सुरक्षा में संदेश खाली जाने दिया गया। वृंदा करात ने भी लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मुद्दा सरकार के सामने उठाने का वादा किया। They are challenging Mamata police, challenging कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर। 1 घंटा यहाँ वो लोग को रीथिंक करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। 11-10 बजे 12:10 में मैं सीधा गाड़ी घुमा के कलकत्ता हाई कोर्ट जाऊंगा। ये मेरी सरकार के खिलाफ साजिश है। और ये साजिश तो वो है जो तुम्हारे ऑफिस के अंदर महिलाओं के साथ यौन अत्याचार हो रहा है, यही तो साजिश है। और उस साजिश करने वाले अपराधियों को आज आप साथ दे रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप महिला मुख्यमंत्री हैं,
लेकिन आप भी महिलाओं की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपका काम है गुंडा बाहिनी को कैसे बचाया जाए। संदेश खाली की महिलाएं लगातार शाहजहां शेख के खिलाफ बयान दे रही हैं। सरकार पर इस वक्त दबाव है और वो भी तब जबकि मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। हालांकि आज इन नेताओं का दौरा भी विवादों से दूर नहीं रह पाया। बीजेपी की टीम संदेश खाली पहुंचती उससे पहले ही ड्यूटी पर तैनात एक वरिष्ठ अफसर जसप्रीत सिंह ने बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने उन्हें पगड़ी पहनने के कारण खालिस्तानी कह दिया है। Nobody is making any comments on religion. Only you are making. मैंने पगड़ी पहना है तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है। ये आप लोग की होगा, ये आप लोग बोल रहे हैं, ये आपका लेवल है, ये आप लोग का लेवल है। एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साध दिया। सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट पर ममता बनर्जी ने कहा, मैं अपने सिख भाइयों और बहनों के मान को चोट पहुंचाने वाली इस गुस्ताख हरकत की सख्त निंदा करती हूं। वो अपने त्याग और राष्ट्र के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को गलत बताया। शुवेंदु अधिकारी के साथ संदेश खाली के दौरे पर गए बीजेपी के विधायक शंकर घोष ने कहा कि ममता बनर्जी इस मुद्दे पर हल्की राजनीति कर रही हैं। Didn't hide all these things. This kind of cheap politics always done by our CM. The issue is regarding संदेश खाली। वो कैसे अवरुद्ध हुआ है और उससे ये हटाने के लिए ये सब किया है क्योंकि उनका अपना कुछ ऑफिसर है। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से सोशल मीडिया एक्स के प्लेटफॉर्म पर लिखा गया, हम पश्चिम बंगाल पुलिस बिरादरी इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत गुस्से में हैं, जिसमें हमारे एक अफसर को राज्य में विपक्ष के नेता ने खालिस्तानी कहा। उसकी गलती कि वो एक अभिमानी सिख है और एक काबिल पुलिस अफसर है जो कानून पर अमल करने की कोशिश कर रहा था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इस मामले में गंभीर कार्रवाई करने जा रही है। साफ है आज का ये नया मामला अभी और तूल पकड़ेगा, जिसमें विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी घिर भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की ओर और अब बात किसानों के आंदोलन की करेंगे। दिल्ली चलो के मार्च पर डटे किसान संगठनों की केंद्र सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत भी रविवार को नाकाम हो गई। सरकार की 5 फसलों की 5 साल तक एमएसपी की गारंटी को किसानों ने खारिज कर दिया। इसके बाद किसान संगठन कल से एक बार फिर दिल्ली मार्च पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर बंद किया हुआ है, लिहाजा किसान घग्गर नदी पर मिट्टी की बोरियां डालकर रैंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस रास्ते हाईवे पर वो आगे बढ़ सके। इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर किसान इस बार पोकलैंड और जेसीबी जैसी बड़ी मशीनें लेकर भी आए हैं। दिल्ली मार्च पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। किसान संगठन उन विशेषज्ञों पर भी निशाना साध रहे हैं जिनका कहना है कि सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना वित्तीय आफत को न्योता देना होगा। किसानों का कहना है कि कुछ विशेषज्ञ जानबूझकर इस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। किसानों ने इसे कॉरपोरेट ताकतों का तर्क बताया। किसानों के दिल्ली मार्च का आह्वान करने वाले संगठन संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा को इस मामले में किसानों के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा समर्थन मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ही 2020-21 में साल भर चले किसान आंदोलन की अगुवाई की थी। उसने इस दावे को आधारहीन बताया जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार को सभी 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए 11 लाख करोड़ रुपए देने होंगे। अपनी 12 मांगों को लेकर दिल्ली मार्च पर निकल रहे किसानों ने आज क्या तैयारी की, इस पर देखिए मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 21 मार्च को 11 बजे जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उन्होंने दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान किया है। इस वक्त की आप देखिए तस्वीर ताज़ा, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर है। बड़ी तादाद में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, वो लगी है और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर जो है
वो अब धीरे धीरे जो किसान हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। ये आप देखिए, ये जो पुल है ये घग्गर नदी का पुल है और इसी को जब आप क्रॉस करते हैं तो आप अम्बाला में प्रवेश कर जाते हैं। और जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, जो कि शंभू बॉर्डर पर है, जो कि पटियाला और राजपुरा और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर है ये। तो ये आप देखिए किसान अब धीरे धीरे जो है, चूँकि सुबह 11 बजे से मार्च करना है तो किसानों की भी जो तैयारियां हैं वो कुछ इस तरह हैं। ये आप देखिए बड़े बड़े जो ट्रैक्टर हैं, जो मशीन है उसको यहाँ पर लाए हैं, चूँकि आगे कंक्रीट की दीवार है, बड़े बड़े बोल्डर रखे हुए हैं, तो उसके लिए ये देखिए ये पोकलैंड जो है वो लेकर आए हैं। ये बहुत ही हैवी मशीन होती है और खुदाई के काम आती है और इस पोकलैंड को मॉडिफाई किया गया है। इसको अगर आपको दिखाएं तो ये ऊपर से कोई डैमेज ना होने पाए, इसकी वजह से एक तरीके का एक शील्ड दिया गया है और अंदर जो उसका ड्राइवर है उसके लिए आप देखिए कि बिल्कुल एक लोहे का केबिन बना दिया गया है, ताकि इस पर जो पैलेट गन हैं, जो टीयर गैस के शेल हैं, उनका कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये आप देखिए कि ये पोकलैंड को एकदम मॉडिफाई करके इसको बिल्कुल बख्तरबंद गाड़ी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम सारे जो ट्रैक्टर हैं उनको भी अब बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर लगाया जा रहा है और कई सारे किसान नेताओं का कहना है कि वो इस तरीके के और भी जो पोकलैंड है उसको वो मंगवा रहे हैं। ये देखिए ट्रैक्टर है, इस तरीके के तमाम सारे जो ट्रैक्टर हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक लाइन से बिल्कुल ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो किसानों की तरफ से भी जो है वो अपने मार्च में चूँकि बाधा ना आए उसके लिए किसानों की जो तैयारी है वो की जा रही है। हर तरफ जहाँ पर किसानों को ये लग रहा था, प्रदर्शनकारी किसानों को, कि यहाँ से शेल आ सकता है, तो वो पूरा जो है वो यहाँ पर उसको कर दिया गया। ये रास्ता है, इसके नीचे जो है ये देखिए ये खेत है और आगे घग्गर नदी है। ये कच्चा रास्ता है। घग्गर नदी के उस पार भी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो मार्च है वो दिल्ली न पहुंचने पाए। और शंभू बैरियर पर ही नहीं, हरियाणा और पैरामिलिट्री फोर्सेस की नाकेबंदी है, बल्कि दिल्ली के रास्ते में तकरीबन 6 जगहों पर इसी तरीके की जो नाकेबंदी है उसको पुलिस ने कर रखा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त रात का समय है और जो अम्बाला पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने उस घग्गर नदी के उस पार पूरा एक बाड़बंदी कर रखी है। और इधर ये शंभू बैरियर के हालात हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी रात का वक्त है, लेकिन हज़ारों की तादाद में जो आंदोलनकारी किसान हैं वो यहाँ पर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी आप देखिए कि इधर मिट्टी के जो बोरियां हैं उनको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए कि तमाम सारे इस तरीके की जो मिट्टी की बोरियां हैं उनको यहाँ रखा जा रहा है, ताकि जो घग्गर नदी है, जिस नदी पर घग्गर नदी पर पुल बना हुआ है, उस घग्गर नदी पर डालने की भी इसको योजना है, ताकि नदी को पार किया जा सके। अब हालात जो है एकदम टकराव वाले हैं। अब 4 राउंड की बातचीत भी सरकार के साथ में हुई है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर, तमाम किसान जो जत्थेबंदियाँ हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद हैं। ये देखिए बोरियां हैं जूट की, जो कि जब आंसू गैस के जो टीयर शेल्स हैं वो जब आते हैं तो इनको भिगो कर उसके ऊपर डाल दिया जाता है, ताकि धुआं उस तरीके से न निकले। तो किसानों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। रात का वक्त है, लेकिन तमाम किसान संगठनों के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। किसान संगठनों की लगातार बैठक चल रही है कि कैसे कल का मार्च निकाला जाए। फिलहाल एक जो डेडलॉक है वो सरकार और किसान जो संगठन हैं उनके बीच बना हुआ है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं कोटा की। राजस्थान के कोटा में पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं का तनाव वहां देश भर से पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों की जान पर बनाया है। कल फिर वहां एक बच्चे का शव मिला है। पुलिस को शक है कि उसने परीक्षा के नतीजों से निराश होने के बाद खुदकुशी कर ली है। एक और बच्चा भी 2 दिन से लापता है। पुलिस उसको ढूंढ रही है।
ये मामला पूरे समाज और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसका हल निकालना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में गंभीर टिप्पणियां कर चुका है। बच्चों की हताशा के लिए माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को जिम्मेदार भी ठहरा चुका है। उधर इस मामले में कोचिंग संस्थानों की भी जिम्मेदारी बनती है, जिससे वो पल्ला नहीं झाड़ सकते। कोटा शहर में एक बार फिर एक छात्र की आत्महत्या। इस साल का ये 5वां ऐसा केस है, लेकिन ये महज आंकड़ा नहीं बल्कि एक बड़ी समस्या का ठोस गवाह है। देश भर से कोटा में पढ़ने आए हजारों बच्चों में तनाव एक सामाजिक समस्या बन चुका है, जो हर घर हर वर्ग को छू रहा है। यहीं पर जो है सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। सोमवार को 16 साल के रचित की लाश पुलिस ने चंबल की एक खाई से बरामद की। रचित 11 फरवरी को हॉस्टल से निकला तो लापता हो गया। नहीं लौटा तो तलाश शुरू हुई। उसके बैग और चप्पल गरड़िया महादेव मंदिर के बाहर पाए गए। 70 से अधिक पुलिसकर्मी तलाश में जुटे। आसपास के पूरे इलाके को देखने के लिए ड्रोन तक का इस्तेमाल किया गया। आखिर चंबल की एक खाई में उसका शव मिला। कयास लग रहा है कि ये बच्चा परीक्षा के बाद निराश हुआ होगा और उसी तनाव में यहाँ से नीचे कूद गया होगा। 9 दिन तक लगातार रचित का ढूंढने का हमारा प्रयास रहा था। जो लग रहा था वो यही लग रहा था कि उसमें ऊपर से कूदने का, जो नीचे कूदते हैं तो उसमें बीच में उस चट्टान और पेड़ की मतलब उसमें वो बीच में आ गया, वो छलांग नीचे तक नहीं लगा पाया। लेकिन सिर्फ रचित ही नहीं बल्कि एक और बच्चा पीयूष कसानिया भी कोटा से लापता है। पुलिस प्रशासन उसे लेकर भी चिंता में है। पीयूष कसानिया इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। वो बैग लेकर हॉस्टल से निकलता है, फिर रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां अपना बैग छोड़कर गायब हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में भी आया है और रेलवे स्टेशन पे वो दाखिल हुआ, उसके बाद वो वापस बाहर आ गया। पीयूष के परेशान माता पिता कोटा पहुंच गए हैं। हर पल उनके लिए भारी हो रहा है। फोन भी बंद है और परिजन जो यहाँ पर पहुंचे हैं कोटा, तब से ही जो है लगातार वो भटक रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग उसका नहीं लग पाया है। मोबाइल फ़ोन उसका बंद है। ये जो बैग है ये लेकर के वो गया था और रेलवे स्टेशन पर उसकी सीसीटीवी फुटेज में भी आया है और रेलवे स्टेशन पे वो दाखिल हुआ, उसके बाद वो वापस बाहर आ गया और उसके बाद किसी ऑटो रिक्शे में बैठने तक की तस्वीर उसकी सामने आई है, लेकिन तब से उसका फ़ोन भी बंद है और परिजन लगातार यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। बस इधर से एक तो एलन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स, मतलब कोई बंदे ने कॉन्टेक्ट नहीं किया कि हमारा बच्चा गायब है। ये सबसे बड़ा इशू लग रहा है मुझे तो। कोटा में इस साल 5 बच्चे अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। पिछले साल 26 बच्चों ने पढ़ाई और परीक्षा के तनाव में खुदकुशी की। साफ है कोटा की कोचिंग फैक्ट्री में बच्चे पिस रहे हैं। उनका दर्द ना तो माता पिता समझ रहे हैं और ना ही हजारों करोड़ की ये कोचिंग इंडस्ट्री। कोटा में इस साल 5 बच्चों ने खुदकुशी की है। एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। आज भी एक बच्चा अपने हॉस्टल से लापता है। पुलिस उसे खोज रही है। घर से दूर, माता पिता से दूर कोटा में बच्चे असुरक्षित और अकेले हैं और इनका जो मानसिक तनाव है वो यहाँ अब एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुका है। कोटा से शाकिर अली के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।